सर सोलंकी हमारे साथ हैं, आईआईटी बॉम्बे से आप हैं और साथ में आपने एक डिसीजन ऐसा लिया कि सारी दुनिया अब आपकी बातें कर रही है, आपसे इंस्पायर हो रही है और आपने उनकी चेतना पे वो एक बीज बो दिया है कि एनर्जी के कंजर्वेशन पे अगर आगे बढ़ना है तो हम किस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। बहुत स्वागत आपका माय एफएम के स्टूडियोज में। थैंक यू वेरी मच। और काफ़ी एक्साइटिंग आपकी पूरी जर्नी रही है, तो शुरुआत से सर, आज भी मेरे गांव में बस नहीं जाती। ओके। और जब मैंने 12वीं की थी तो मैं पहला ऐसा व्यक्ति था जिसने 12वीं की पढ़ाई की थी। अपने मतलब गाँव मेरे से? पहले सबसे ज़्यादा मेरे फादर पढ़े थे 11वीं तक। अच्छा। बट मेरे फादर ने मुझे शहर मतलब इंदौर भेज दिया पढ़ने के लिए, तो अच्छा मौका मिला, अच्छे लोगों से फ्रेंडशिप हुई। और फिर मैंने इंजीनियरिंग की, आईआईटी बॉम्बे से एमटेक किया और फिर मैं जॉब भी करता था। टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स करके मल्टीनेशनल कंपनी थी। पर मुझे लगा कि ये जो मैं आईसी डिज़ाइन करता था, तो मुझे लगा कि जो आईसी डिज़ाइन है ये आज के मैं 25 साल पहले की बात आता हूँ, जी जी जी। इससे मेरे गांव को क्या फ़ायदा होगा। मतलब वो तो कुछ होगा नहीं, मैं तो अच्छा हो गया, पर मेरे गांव को मेरे पढ़ने लिखने से क्या फ़ायदा होगा। राइट। तो फिर एक ऐसा विचार आया कि नहीं, एक सोलर एनर्जी एक ऐसी ऊर्जा है जो गांव में, तो ऊर्जा उस समय तो बिजली की हालत आप समझ सकते हैं क्या जी होती जी थी। जी बिल्कुल। तो सोलर एनर्जी पे रिसर्च किया और कुछ नई टेक्नोलॉजी लेके आए तो गांव को फ़ायदा होगा। तो फिर मैंने वो जॉब भी छोड़ा और फॉर्चुनेटली यूरोप में मुझे स्कॉलरशिप के साथ पीएचडी करने का मौका मिला। ओके। जब मैं यूरोप गया तो मुझे हमेशा एक डर लगा रहता था कि ऐसा ना हो कि मैं कहीं यूरोप में अटक जाऊं जी और मतलब कंफर्टेबल लाइफ होती है जी जी जी। और वापस आऊँगा कि नहीं आऊँगा। तो मैंने एक अपने लिए टारगेट बनाया। मैं 5 साल पहले लगभग ऐसे डिसाइड किया कि ये तारीख को, मतलब 5 साल बाद मैंने एक अपना जन्मदिन डिसाइड किया कि मैं 21 मई 2004 को वापस जाऊँगा। और उसका ट्रैक रखने के लिए मैं रोज़ दिन गिनता था। मतलब अच्छा। आज 1012 दिन बचे हैं, फिर कल 1011 दिन, फिर 1010 दिन। और तो मेरी रिसर्च अच्छी चली, काफ़ी अच्छा डेवलपमेंट हुआ। मैं वहाँ पे कुछ एनजीओ चालू किया, देश के लिए कुछ करते थे। और फॉर्चुनेटली ऐसा हुआ कि 20 मई 2000, मतलब मेरी मई में पीएचडी खत्म हुई। अच्छा। 20 मई, और ये सब मतलब इत्तेफाक से हुआ कि 20 मई 2004 को मैंने बेल्जियम से फ़्लाइट पकड़ी। 21 मई को मैं भारत में लैंड हुआ और 21 मई को ही मैंने आईआईटी बॉम्बे ज्वाइन हुआ। ओके। और तो तब से मैंने सोलर में पीएचडी किया था, तो सोलर जी। में पढ़ाना चालू किया। फिर भी मुझे लगा कि अरे आईआईटी बॉम्बे में मैं किसको पढ़ा रहा हूँ। मैं तो बहुत अच्छे घरों से जो लोग हैं उनको पढ़ाता हूँ। तो फिर वही क्वेश्चन कि अच्छा मेरे गांव को क्या फ़ायदा। राइट। तो फिर मैंने एक छोटे छोटे प्रयोग करना चालू किया। सबसे पहला प्रयोग था, एक्चुअली मेरा टेक्नोलॉजी में एक्सपर्ट है, मैंने नेशनल सेंटर स्टार्ट जी किया है, जी बहुत जी। बड़े लेवल की रिसर्च करते हैं। परंतु एप्लीकेशन साइड में मैंने एक छोटा सा सोलर लैम्प पे काम करना चालू किया कि उस समय, ये 2007-8 की बात बता रहा हूँ, कि इतनी बिजली नहीं थी, तो हम केरोसिन लैंप में पढ़ते थे गांव में। राइट। और बहुत सारे, मतलब अधिकतर गांव में। तो मुझे लगा कि क्यों ना केरोसिन लैम्प को सोलर से रिप्लेस किया जाए। हाँ हाँ। उसमें ऐसा कौन सा बहुत बड़ा काम है ना, छोटा सा लैम्प है, क्यों सब दूर नहीं जाता। तो प्रॉब्लम समझ में कि अच्छा ये तो हमेशा लोग मतलब उसको डोनेट करते हैं। कभी अमिताभ बच्चन ने 10,000 लैम्प दे दिए, कभी अंबानी दे दिए, कभी तेंदुलकर ने दे दिए। तो हमेशा वो डोनेशन मोड में चलता है। फिर Correct. दूसरा दे दिए तो गांव में किसी को समझ में नहीं आता, तो रिपेयर करने वाला कोई नहीं, तो खराब हो जाते हैं। करेक्ट। अच्छा, महंगे भी होते हैं। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना इसको गांव में ही बनाया जाए, इतना सिंपल है। जी। तो क्यों ना गांव में बनाया जाए, तो गांव के लोग उसको बनाएं, गांव के लोग उसको सेल करें, गांव के लोग रिपेयर मेंटेन करें, गांव के लोग यूज़ करें। जी। तो बाय लोकल फॉर लोकल का एक प्रयोग वहाँ से चालू हुआ। ओके। और मुझे याद है काफ़ी सारे प्रोजेक्ट फेल भी हुए हमारे। पर 2012 में जब मैं 3 महीने के लिए एक गाँव में रुका, मैंने वहाँ एक स्कूल चालू की जो कि पूरी सोलर पे चलती। तो मैं 3 महीने वहाँ रुका और मैं खुद गांव में जाता था, वो भोपुल लेके अनाउंस करता, देखो ऐसा लैंप है, रात में इतनी रोशनी आती है। स्कूल जाते थे हाँ, और हाँ। गांव के लोगों को सिखाया और वो बहुत सक्सेसफुल रहा। मतलब 4 महीने में 21,000 ओह। लैंप लोगों ने खरीदे, मतलब सब्सिडाइज हमने प्रोवाइड की थी पर खरीदे। हाँ हाँ हाँ। और इतना अच्छा उसका फीडबैक आया है कि सारे ऑफिसर को पसंद आया। तो फिर हमने सोचा कि इसको बड़े स्केल पे करते हैं। अच्छा, उस समय क्या होता था, सोलर में कोई भी काम करो तो किसी को भी बोलो ये करना है वो करना है, तो बोलते थे पायलट करते हैं। हाँ। और मैं थक चुका था पायलट वर्ड सुन सुन के, क्या भैया और पायलट नहीं करना। तो मैंने सोचा नहीं, 1 मिलियन बच्चों को सोलर लैम्प देंगे और 1 साल के अंदर ओके। इसी मॉडल पे लोकल लोग बनाएंगे, लोकल लोग सेल करेंगे, लोकल लोग रिपेयर करेंगे। 1 मिलियन मतलब 10 लाख, इतना बड़ा प्रोजेक्ट करें कि इसके बाद लोग कभी पायलट ही ना बोले। राइट। एंड थैंकफुली उस समय रिसर्च काफ़ी अच्छा चलता था, तो देश में लोग जानने लगे थे। मैंने किताबें कुछ लिख ली थी, तो मिनिस्ट्री में भी पहचानते थे अच्छे से। तो उनको मैंने ऐसे ही चलते फिरते प्रपोज किया कि यार एक ऐसा प्रोजेक्ट है, सरकार को बोला आप 1/3 पैसा दो
अच्छा। 1/3 समाज देगा क्योंकि समाज का काम है बच्चों को पढ़ाना, हाँ। और 1/3 बच्चा खुद दे क्योंकि उसका भी तो पढ़ना है। करेक्ट। तो सबको बहुत अच्छा मॉडल लगा और इतना सक्सेसफुल हुआ कि हमने 11 ही महीने में 1 मिलियन बच्चों तक ये लैम्प पहुंचाया। राइट। फिर अभी फिर आइडिया है कि अरे ये 1 मिलियन के देश में तो इतने सारे बच्चे हैं, तो हमने विचार किया कि क्यों ना इसको एक राइट टू लाइट करके प्रोजेक्ट बनाया जाए। पहले सरकार का राइट टू एजुकेशन आया, करेक्ट। तो मुझे लगता था कि यार आपने राइट टू एजुकेशन दे दिया, पर जिसके पास लाइट ही नहीं पढ़ने के लिए उसको क्या राइट का उपयोग करेगा। तो जैसे शिक्षा का अधिकार है वैसे प्रकाश का अधिकार मिलना चाहिए हर बच्चे को। करेक्ट। तो फिर मैंने पीयूष गोयल जी उस समय मिनिस्टर हुआ करते थे, वो मुझे एक अवार्ड मिला था किसी हाँ। प्रोग्राम में, तो मैंने ऐसे स्टेज पे उनको ऐसे ही बोला था कि मैंने कुछ अच्छा काम किया, आपको दिखाना है, आप IIT आइए करिए। अच्छा। बोले नहीं जरूर आऊँगा। थोड़ा 2-4 बार मैं पीछे पड़ा उनके कि नहीं आप आए नहीं। फिर एक दिन फ़ोन आया उनके ऑफिस से कि पीयूष गोयल जी आएंगे। 3 दिन का समय मिला। हाँ। और उस समय पीयूष गोयल जी बोल रहे थे कि नहीं मानो भारत के हर गांव में लाइट पहुंचाएंगे, और हमारा लैम्प तो छोटा सा था। करेक्ट। मुझे एक तरह डर लग रहा था कि मंत्री बोलेंगे कि क्या तुम्हारा छोटा सा लैंप है, मैं तो वैसे ही बिजली पहुंचा रहा हूँ। हाँ। पर मैंने जब उनको फायदे गिनाए कि नहीं ये सिर्फ लैंप नहीं है, ये रोजगार का माध्यम है। इससे टेक्नोलॉजी जब खुद बनाते हैं, छूते हैं, महिलाएं हमारी बहुत सारे हमने रोजगार दिया, तो आत्मनिर्भरता आती है, उनको कॉन्फिडेंस आता है। पहली बार महिलाएं जब निकलती कि वो पहली बार जो रोजगार के लिए क्या करते थे, बकरी पालन, मुर्गी पालन, अगरबत्ती, पापड़ वापड़, पहली बार जब हमने टेक्नोलॉजी उनके हाथ में दी तो बहुत कॉन्फिडेंस आता है। मतलब जो मुझे याद है कि कई सारी जो बहू होती है घर में, हाँ। उसकी उसकी जो इज्जत बढ़ती है जब है ना, कमाती है सास के सामने के बाद बहू कमा के ला रही, और ऐसे वैसे काम से नहीं, टेक्नोलॉजी का उपयोग करिए। तो वो बहुत इम्प्रेस हुए। मैंने उनको कहा कि पीयूष गोयल जी मुझे 100 मिलियन बच्चों को लैंप देना है और सेम मॉडल रहेगा। तो उन्होंने ऐसे स्टेज पे बैठे बैठे, मुझे याद है कुछ, तो चूंकि वो खुद सीए हैं तो उन्होंने कैलकुलेशन किया तो 1800 करोड़ रुपए चाहिए थे। तो जब उनकी बारी आई बोलने की तो उन्होंने बोला, बहुत अच्छा, उनका आज भी इंटरव्यू मतलब यूट्यूब पे अवेलेबल है, सर्च करिए सर की प्रोसेस सोलंकी, जैसे हमें 1000 प्रोसेस सोलंकी चाहिए। और ये जो उसका हमारे प्रोजेक्ट का नाम था सोल, था सोलर ऊर्जा लैम्प। तो उन्होंने कहा कि ये सोल है, इसने हमारी आत्मा को चेता है और ये सबकी आत्मा को चेताना चाहिए। और मैं प्रोसेस सोलंकी को बधाई देता हूँ कि ऐसा प्रोजेक्ट है, वो मेरे ऑफिस में आए, हम 3-4 दिन में उसको फाइनल करते हैं और मैं 1800 करोड़ रुपए इनको दूंगा जी। तो बहुत अच्छा रहा। मैं उन्होंने सच में दिल्ली बुलाया और प्रोजेक्ट भी अप्रूव हुआ कैबिनेट में। मतलब एक्चुअली 1800 करोड़ मतलब कैबिनेट में प्रोजेक्ट जाना चाहिए, और हम जल्दी करना चाह रहे थे। तो उन्होंने बोला 500 करोड़ तक की हमारी अथॉरिटी, 500 करोड़ के अंदर प्रोजेक्ट बनाते हैं। तो 7.5 मिलियन बच्चों तक ये प्रोजेक्ट बनाने का मतलब प्लान बना, और वो भी बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट हुआ। ये सब होते होते 2017-18 आ गया, जब क्लाइमेट चेंज के बारे में बहुत चर्चा होने लगी। उसके पहले मैं थोड़ा पढ़ता था, परंतु एक रिपोर्ट आई 2018 में कि ये जो 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड का जो लिमिट है ग्लोबल वार्मिंग का, हमें उसके नीचे रोकना चाहिए। और 2015 में पेरिस एग्रीमेंट हुआ था, उसके कारण ये रिपोर्ट आई थी। परंतु ये देखा कि दुनिया भर में ज़्यादा काम नहीं हो रहा है। तो मुझे फिर ये विचार आया कि सोलर लैम्प तो हमने लाखों में उस समय कर चुके थे, मतलब 75-80 लाख कर चुके थे, तो क्यों ना हर बच्चे को सिखाया जाए, है ना, क्यों ना, क्योंकि सोलर लैम्प इतना सिंपल है, क्यों ना हर बच्चे को सिखाया जाए। और वो बच्चा जब खुद करेगा और ट्यूबलाइट में पढ़ने के बजाय अपने सोलर लैम्प में पढ़ेगा तो बिजली बचाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन बचाएगा। और 2019 में हमने 150वीं गांधी जयंती मनाई जी, है ना जी। तो मुझे बहुत अच्छा मौका लगा कि क्यों ना ये इसको दुनिया भर में प्रचार किया जाए, क्योंकि जो गांधी जी के सिद्धांत है कि अहिंसा और सत्य, ये तो दुनिया भर की यूनिवर्सल है जी। तो फिर मैंने एक छुट्टी ली 6 महीने की और मैं विश्व यात्रा पर गया, और विश्व के कोने कोने में, अफ्रीका, अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, एशिया, सब दूर जाके गए और ये लोगों को बताया कि ये गांधी जयंती के दिन 1 मिलियन लोगों को हम ये सोलर लैम्प बनाना सिखाएंगे जी। और लैम्प बना के सब बच्चे अहिंसा के शपथ लेंगे वातावरण के प्रति। वो इतना अच्छा प्रोग्राम हो कि अभी मैं जब भ्रमण करता हूँ तो मुझे हर जगह कोई ना कोई मिल जाता है, क्योंकि 3,500 इंस्टीट्यूशन स्कूलों ने उसमें भाग लिया, 54 देशों ने भाग लिया, और 9.9 लाख बच्चों ने एक दिन में सोलर लैम्प बनाना सीखा। हमको कहीं गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड मिले। उसी दिन हमने एक इंटरनेशनल कंपटीशन में भाग लिया था, जो कि 459 टीमों ने वर्ल्ड वाइड भाग लिया था जी, कि ये जो समस्या है इसको कैसे हल किया जाए एनर्जी की। तो मैंने एनर्जी स्वराज, एनर्जी में आत्मनिर्भरता, कैसे लोकल बनाए, लोकल रिपेयर करे, लोकल सेल करे, तो लोकल सब हो जाए, मतलब बाहर की जरूरत ना पड़े। और हमने नेशनल लेवल पे जीता वो कंपटीशन, एशिया लेवल पे जीता, ग्लोबल लेवल पे हर कॉन्टिनेंट से 3 टीमें थी, तो 21 टीमें थी जी।
और मेरा गांधी जयंती वाला प्रोग्राम 2 अक्टूबर को था। और मैं बड़ा असमंजस में था क्योंकि मुझे अमेरिका में प्रोग्राम था ये वाला। जी। मुझे अमेरिका में जाके प्रेजेंट करना था, मेरे कलीग जा सकते थे पर सबने बोला नहीं सर आप जाओगे तो फर्क पड़ेगा। तो मैं मात्र 20 घंटे के लिए अमेरिका गया था। अच्छा। मात्र 20, और मेरे आने जाने में 48 घंटे लगे, पर मैं अमेरिका 20 ही घंटे रहा। मैं गया, वहाँ पे लैंड हुआ, मैंने प्रेजेंटेशन दिया और तुरंत अगली फ्लाइट पकड़ के जो भी मिला वो वापस आया, क्योंकि यहाँ पे इंडिया में इतना बड़ा प्रोग्राम था। जी जी। तो 1 अक्टूबर की रात को जी। वहाँ से फ़ोन आता है ना, 2 के पहले जी। कि अचानक 3:30 बजे रात को मेरे मैं तो आ गया था, मेरे कलीग का फ़ोन आता, अरे कांग्रेचुलेशन हम अवार्ड जीत गए। अच्छा। और इतनी खुशी मुझे 3:30 बजे रात को, किसको बताऊं, मैंने इसको फादर को फ़ोन किया, वाइफ को फ़ोन किया, किसी ने उठाया नहीं, किया 3:30 बजे रात को कौन उठाता। बट वहाँ से ये फिर विचार आना चालू हुआ कि अच्छा ये जो मैं विश्व यात्रा की समझ में आया कि विश्व में बहुत बड़े लेवल की गड़बड़ है जी। क्योंकि मुझे लगता है कि ये आर्थिक प्रगति हो रही, साइंस बढ़ रहा है, टेक्नोलॉजी बढ़ रहा है, परंतु पानी तो प्रदूषित हो रहा है, बिल्कुल। हवा तो प्रदूषित हो रही, नदियाँ जंगल प्रदूषित हो रहे। तो मुझे लगता है ये जो हमारे जीवन का आधार है, जिसके बिना जी नहीं सकते, उसको कैसे प्रदूषित कर रहे हैं। मतलब हाँ, कंप्यूटर के बिना जी सकते हैं, मोबाइल के बिना जी सकते, पर पानी के बिना। और ये आधुनिक मनुष्य मतलब हम इतने मूर्ख हो गए हैं जी जी। कि हम अपने ही जो जिससे जीवन चलता है उसी को खराब करें। तो मुझे लगा गड़बड़ है। और एक तरह ये भी लगा कि अच्छा जीडीपी बढ़ रही है, इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, परंतु स्माइल तो बढ़ नहीं रही है, स्माइल तो कम हो रही है, टेंशन बढ़ रहा है, डिप्रेशन बढ़ रहा है। तो यात्रा करते करते मुझे समझ में आएगा कि ये मतलब बहुत बड़ा लोचा है भाई दुनिया में, और ये दुनिया भर का लोचा है जी। ये सिर्फ अपने देश का नहीं है। राइट। तो जो 2 अक्टूबर के दिन इतना बड़ा प्रोग्राम हुआ, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बने, मैंने एक किताब लिखी रास्ते में, फिर चलते चलते जब मैं यात्रा करा तो एनर्जी स्वराज जी, मेरे सोलर के साथ प्रयोग। राइट। जैसे गांधी जी का जो टाइटल था मेरे सत्य के साथ प्रयोग, उसी को मैंने चुराया, पर सोलर में मैंने जो पिछले 15-1 सालों में काम किया था, पीएचडी से लेके मतलब 20 तब तक से क्या प्रयोग और कैसा सोलर होना चाहिए जी जी, और वो स्वराज का रूप होना चाहिए। मतलब हम सब अपनी अपनी बिजली खुद बनाए, ऐसे बड़े बड़े प्लांट नहीं लगा। क्योंकि मैंने देखा जब हम खुद बिजली बनाएंगे सब लोग अपनी अपनी, तो बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलेगा, कॉन्फिडेंस आएगा टेक्नोलॉजी के प्रति, लोकल अर्थव्यवस्था सुधरेगी। हम जब आत्मनिर्भर बनेंगे, स्वराज आएगा, तो हम अपनी बिजली खुद बनाएंगे, तो देश को बाहर उठेगा ना। देश को तुम्हें बिजली नहीं देना है, तो तुम्हें बिजली नहीं देना तो बाहर से कोयला नहीं लाना है, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं लगाना है, इतना प्रदूषण नहीं होगा, पर्यावरण भी बचेगा। तो मुझे लगा कि जो एनर्जी स्वराज है ये बहुत पावरफुल टूल है जी। और इसे ऊर्जा का टूल नहीं है, ये बहुत सारी समस्याओं का हल करने का टूल है। करेक्ट। और इसे भारत को जरूरत नहीं है, ऊर्जा स्वराज की जरूरत पूरे विश्व को है जी जी बिल्कुल। तो फिर ये अवार्ड भी मिल गया था, ये सब हो गया, तो फिर मुझे लगा कि कुछ करना चाहिए जी। और कुछ करना चाहिए तो सिर्फ मन को बहलाने के लिए नहीं कि अरे कुछ और अवार्ड मिल जाएंगे, कुछ रिसर्च कर देंगे, कुछ पॉलिसी बना देंगे, हम खुश हो जाएंगे। मुझे लगा कि आज गांधी जी होते जी तो क्या करते। तो सबसे पहले विचार अच्छा गांधी जी होते तो कुछ तो ऐसा यात्रा करते, जैसे उनकी दांडी मार्च थी, ऐसे कुछ उठा पटक करते हो जी जी जी। और चूंकि ये विश्व की समस्या, पहले जो गांधी जी ने जो समस्या हल की थी वो भारत देश की आजादी। फिर देखा कि अच्छा 2030 जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है ना, एसडीजीज है, यूनाइटेड नेशंस का टारगेट 2030 का, ये जो 2019 में मेरा विचार ऐसे चल रहा था। तो मुझे लगा कि यदि मैं यात्रा 2020 से चालू करूं तो 2030 मतलब 11 साल हो जाएंगे, तो 1 दशक भी हो गया। अच्छा 11 अच्छा आंकड़ा माना जाता है देश में, तो मुझे लगा कि नहीं 11 साल ठीक है जी। तो फिर ये विचार आया कि नहीं 11 साल की यात्रा करना चाहिए। फिर एक और ये लगा कि अच्छा 11 साल की यात्रा पार्ट और पार्शल में नहीं कर सकते कि मन हुआ तो होली पे घर आ गए, दिवाली पे घर आ गए, संडे को छुट्टी मना ली, ये नहीं चलेगा क्योंकि इतनी बड़ी समस्या तो उतनी बड़ी आहुति भी देना पड़ेगा। तो फिर पता नहीं क्यों मुझे लगा कि नहीं ये 11 साल का पूरा तरह से तब करना चाहिए और 11 साल नहीं घर नहीं आना चाहिए। तो फिर वो संकल्प धीरे धीरे फिर पक्का किया, दृढ़ कि नहीं 11 साल घर नहीं आएंगे। फिर 11 साल घर नहीं आएंगे तो 11 साल अलग अलग जगह रहना खाना पीना मुश्किल है। तो फिर एक विचार आया बस क्यों ना एक व्यवस्था की जाए कि बस में ही रहें, बस में ही सोएं, बस में ही खाना बनाएं। तो फिर वो बस का इमेजिनेशन चालू हुआ कि अच्छा मैं सोलर में काम करता हूँ तो बिना सोलर के बस तो फिर कल्पना कर ही नहीं सकते जी। तो ऐसे धीरे धीरे विचार आया। फिर ये भी लगा कि नहीं ये जन आंदोलन बनना चाहिए क्योंकि हर व्यक्ति एनर्जी का उपयोग करता है, हर व्यक्ति
गरीब हो या अमीर हो, डेवलप कंट्री का हो या डेवलपिंग कंट्री को, कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन करता है, बिल्कुल। जाने और अनजाने। जी। हम जब ब्रश करते हैं तो भी कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन करते हैं, हम जब चीज़ों को उपयोग करते हैं, टेबल कुर्सी का उपयोग करते हैं तो भी कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं, ट्रेवल करते हैं, लाइट पंखे का उपयोग करते हैं तो भी करते हैं। तो हर व्यक्ति जाने अनजाने बड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन करता है। तो हर व्यक्ति को इस सॉल्यूशन का हिस्सा बनना चाहिए। हर व्यक्ति पॉल्यूशन का हिस्सेदार है, हर व्यक्ति को सॉल्यूशन का हिस्सेदार बनना चाहिए। इसलिए एक जन आंदोलन होना चाहिए, और जन आंदोलन सरकारों से नहीं हो सकता, जन आंदोलन आर्थिक रूप से नहीं हो सकता, जन आंदोलन सिर्फ भावनात्मक रूप से हो सकता है। जब हम सबको लगे कि यार मुझे इसलिए करना है क्योंकि मैं अपने बच्चे को जीने लायक छोड़ना चाहता हूँ, मुझे इसलिए करना है क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरा बच्चा भी शुद्ध हवा में सांस ले, मेरा बच्चा भी शुद्ध पानी पिए, और जो खाना खाता है वो केमिकल फ्री हो, इतना करना है बस। तो ये जन आंदोलन बनाने के लिए फिर बिना सरकार के करना चाहिए, और जनता की भलाई के लिए तो जनता के सहयोग से ही इस काम को करना चाहिए। तो ऐसे धीरे धीरे करके 6-8 महीने में विचार आते गए, फिर वो दृढ़ होते गए, पक्के होते गए, प्लानिंग होते गई, और फिर अब पक्का हो गया कि वहाँ ये 11 साल की यात्रा होगी, बिना घर जाए होगी, बस के माध्यम से होगी, जनता की मदद से होगी। क्या बात है। तो फिर इस तरह से प्लान बना। अमेजिंग जर्नी। और एक चीज़ मैं आपकी इस पूरी यात्रा में ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि आप हमेशा अपने आप को उस कंफर्ट जोन से बाहर निकाल लेते हैं, कि जब भी लगता है कि लाइफ इज सेट, जो हमारी परिभाषाएं होती हैं कि एक सेट लाइफ होनी चाहिए, उसमें जब भी आप आते हैं उससे बाहर आ जाते हैं। तो कुछ ना कुछ तो जैसे सोलर एनर्जी आती है फ्यूजन से, कोई मोटिवेशन आपके अंदर भी होगा, वो क्या है? वेल कुछ नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि अधिकतर लोग मतलब जीवन क्या है वो समझते ही नहीं है, जी। है ना। जीवन में मजा कहाँ से आता है वो भी नहीं समझते जी। क्योंकि हमको लगता है, हमारे शास्त्रों में लिखा है कि हमें को लगता है कि मटेरियल से मजा आता है, राइट। कि BMW में बैठ गए तो मजा आता है, पर वो सत्य नहीं है। जी। ये तो हमारे सभी शास्त्रों में लिखा है बिल्कुल। कि ना ये तो माया है, जी। है ना। तुमको ये माया किसको बोलते हैं? जो तुम्हें घुमाएगी कि सुख मिलेगा ऐसा एहसास देगी, जी। पर सुख मिलेगा नहीं, है कि नहीं। राइट। अच्छा मैं लोगों को उदाहरण, अच्छा ऐसा यदि हो रहा होता हाँ। तो यार जिसके पास BMW है, जिसके पास बड़े बड़े बंगले हैं, उसके चेहरे से खुशी टपकना चाहिए। जी। ऐसा तो होता नहीं, उसके चेहरे पे स्माइल नहीं होती। इसका मतलब ये सबसे तो खुशी नहीं मिलने वाली। करेक्ट। अच्छा खुशी मिलना ही और पाना ही तो जीवन का उद्देश्य है, जी। इसके अलावा कोई दूसरा हो भी नहीं सकता, हो भी नहीं है ना। सकता, राइट। तो जब हमको ये बात समझ में आ जाएगी कि अच्छा यहाँ से तो मिलेगा ही नहीं, तो फिर कहाँ से मिलेगा। आई एम सो फॉर्चुनेट कि मैं आर्ट ऑफ लिविंग से कनेक्टेड हूँ। जी। मैं आर्ट ऑफ लिविंग का टीचर भी हूँ, और ये जो स्वाद है जी। मतलब ध्यान का और प्राणायाम का, ये मुझे जीवन में पहले ही मिल गया। मतलब बहुत दुर्भाग्यशाली लोग हैं जिनको एक साथ स्वाद ही नहीं मिलता। मैं हमेशा उदाहरण देता हूँ कि जैसे नेचुरल की आइसक्रीम है, हाँ। बहुत अच्छी होती है, बिल्कुल। पर जिसने चखी नहीं उसको क्या पता बेचारे को कि नेचुरल की आइसक्रीम क्या होती क्या है। होती है? जिसने जीवन में ठीक से मेडिटेशन नहीं किया उस बेचारे को क्या पता कि मेडिटेशन होता क्या है। जी। जिस दिन उसको स्वाद चखेगा, जिस दिन उसको ये पता चलेगा कि परमार्थ में जो मजा है जी। वो खुद के स्वार्थ सिद्धि में नहीं है, बिल्कुल। क्योंकि उसको स्वाद ही पता नहीं परमार्थ का, जिसने किया ही नहीं है। जी। तो मुझे लगता है कि मेरे माता पिता का कर्म है या मेरे पुराने जन्म के कुछ फल होंगे कि मुझे ऐसा ऑटोमेटिक लगता है। मुझे इसलिए विशेष प्रयास नहीं करना पड़ता कि नहीं, असली मज़ा तो दूसरों के लिए काम करने में है, असली मज़ा अपने को छोड़ के दूसरों के बारे में सोचने के लिए। और यदि हम ऐसा करेंगे तो दूसरों से ज़्यादा खुश रहेंगे और मस्त रहेंगे, जी। है ना। बिल्कुल। और साथ में जो आप एनर्जी का जिक्र कर रहे हैं, जब भी हम इंडिया वाले देखते हैं एनर्जी को, तो बैकफुट पे ही हम अपने आप को रखते थे, क्योंकि हमारे पास कोई ऑयल रिजर्व है नहीं, हमारे पास नेचुरल गैस उतनी है नहीं जितनी हमारी नीड है, हमारे पास कोल की भी रेस्ट्रिक्शंस हैं, और अभी कोल की तो पूरी क्राइसिस कंट्री फेस कर ही रहा है ऑलरेडी। ऐसे में एक ही चीज़ हमारे पास भरपूर थी, वो थी सोलर एनर्जी। लेकिन हमेशा ये सवाल रहा है कि हमारे पास सोलर एनर्जी तो है, लेकिन क्या हम इतने इक्विप्ड हैं या हो सकते हैं कि हमारी जो एनर्जी नीड है उसको पूरा कर सकें। तो यहाँ इस पर्सपेक्टिव में कैसे देखते हैं आप सोलर एनर्जी को? वेल वही है कि सबसे पहले आधुनिक मनुष्य के मैं 3 लक्षण बताता हूँ ना, यात्रा करके जब मुझे समझ में आया। पहला तो आधुनिक मनुष्य दुनिया का सबसे मूर्ख प्राणी है, राइट। इससे बड़ा मूर्ख हो नहीं जी। सकता, जो अपनी हवा पानी मिट्टी खुद ही खराब करता है। जी। दूसरा, आधुनिक मनुष्य दुनिया का सबसे खतरनाक जानवर है, इतना खतरनाक कि इसने अपना पर्यावरण ही बदल डाला। जी। तीसरा, मैं लोगों से पूछता अच्छा आप में से कितने लोग सोलर ऊर्जा का उपयोग करते हैं? 1-2 लोग हाथ खड़ा करते हैं। तो मैं लोगों को बोलता अच्छा ये बताओ आप में से कितने लोग रोज खाना खाते हैं?
तो सब खाते हैं। तो क्या बिना सोलर ऊर्जा के खाना पैदा हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो खाना खाते हैं, इसका मतलब सोलर ऊर्जा का उपयोग करते हैं। अच्छा, श्वास कितने लोग लेते हैं? तो हमेशा लेते हैं, हर पल लेते हैं। तो बिना सोलर ऊर्जा के ऑक्सीजन पैदा होती है क्या? नहीं। तो श्वास ले रहे हैं, इसका मतलब सोलर ऊर्जा का उपयोग कर रहे हैं। अच्छा, पानी कितने लोग पीते हैं? तो रोज पीते हैं। तो बिना सोलर ऊर्जा के पानी का चक्र नहीं चल सकता। तो हम जब खाना खाते हैं, श्वास लेते हैं, पानी पीते हैं, इसका मतलब है हम सोलर ऊर्जा का उपयोग करते हैं। हम इतने बड़े अज्ञानी हैं कि हम ये भूल गए हैं कि हमारा अस्तित्व ही सोलर ऊर्जा के कारण है। पर ये आधुनिक मनुष्य की अज्ञानता का लेवल देखो, उसको क्या लगता है पता है? सोलर पैनल का उपयोग किया तो ही सोलर ऊर्जा का उपयोग किया। राइट। कितने बड़े अज्ञानी हम लोग। जी जी। एक मिथ तो ये है, और एक मिथ ये भी है कि हम बहुत फ्लॉन्ट करते हैं। जो आपकी 15 साल की जर्नी रही है, इस 15 साल में एक हमारी भी जर्नी रही है एज अ सिविलाइज्ड ह्यूमन बीइंग, जो हम खुद को कहते हैं कि हमने ईवी देख ली तो हम खुश हो जाते हैं कि हम बहुत एनवायरनमेंट फ्रेंडली हैं। हम थोड़ा सा कुछ एक प्रयास कर देते हैं तो हमको लगता है कि बहुत सारी जगहों पे ऐसा होता है कि हमने कुछ चीजें घर की रिप्लेस कर दी और हम कहते हैं कि अब हम एनवायरनमेंट फ्रेंडली हैं। बिल्कुल। तो ये जो अपने आप को एनवायरनमेंट फ्रेंडली के ब्रैकेट में हम डाल के खुश हो जाते हैं, ये कितना बड़ा मिथ है? ये सबसे बड़ा मिथ है। मतलब मैं बताऊं, 99% लोग ये बात को समझते ही नहीं कि वो कर क्या रहे हैं। जी। अच्छा, उसमें हमारे पढ़े लिखे लोग शामिल है, उसमें पॉलिटिशियंस, उसमें पॉलिसी मेकर्स भी शामिल है। मैं हमेशा कहता हूँ कि मुझे ऐसा लगता है, और सिर्फ हमारे देश की व्यथा नहीं है, ये सब देशों की व्यथा है कि जो पॉलिसी मेकर्स है, हमारे देश में नीति आयोग, वो भी नहीं ठीक से समझते। यदि समझ रहे होते तो क्योटो प्रोटोकॉल हमको पता है 1998 में हुआ था, है ना? कितने 25 साल हो गए। तो इतने हम समझ रहे थे, दुनिया भर में इंटरनेशनल लेवल पे इतने एग्रीमेंट होते हैं, कॉप मीटिंग हर साल होती है, पेरिस एग्रीमेंट हुआ, हजारों एनजीओ काम करते हैं। तो फिर पर्यावरण हर साल बिगड़ता क्यों जा रहा है? इसका मतलब ये है कि दो चीजें। नंबर 1, एक तो ये हम क्या करते वो समझते नहीं है। नंबर 2, जितना करना चाहिए वो भी समझते नहीं, या तो पर्याप्त नहीं या समझते नहीं। तो पहला ही सही है कि हम तो समझते नहीं, हमको लगता है एक पेड़ लगा दिया तो बहुत तीर मार लिया। नहीं। अच्छा, आईपीसीसी, एक इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, आईपीसीसी बोलती है कि हमें ड्रास्टिक और इमीडिएट चेंज करना है एनर्जी यूज पैटर्न में, तब जाके ही हम पर्यावरण बदलने को रोक सकते हैं। छोटा मोटा चेंज नहीं, ड्रास्टिक चेंज। और कब करना है? इमीडिएटली। पेड़ लगाना ड्रास्टिक चेंज नहीं है, पॉलीथीन फ्री बनाना कोई ड्रास्टिक चेंज नहीं है, छोटे मोटे लाइट पंखा बंद करना कोई ड्रास्टिक चेंज नहीं है ना, बस ब्रश करते समय नल बंद कर देना कोई ड्रास्टिक चेंज नहीं है। इससे कुछ नहीं होने जाने वाला है, सिर्फ मन को अच्छा लगेगा। तो 99% जो संस्थाएं हैं, एनजीओ है, पॉलिसी मेकिंग है, उनको समझता ही नहीं कि क्या बड़ा है, कितना बड़ा गड़बड़ है। तो इसलिए ड्रास्टिक और इमीडिएट चेंज में बोलता हूँ 2 काम करना। पहला, 100% सोलर पे स्विच हो जाओ, बिजली कनेक्शन छोड़ के, ये कनेक्शन नहीं, ये क्लियर बात है। तो 100% सोलर पे स्विच हो जाओ, कनेक्शन छोड़ के, ये पहला ड्रास्टिक कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन क्या है? इमीडिएट। तो कब छोड़ दो? आज ही छोड़ दो। ऐसा नहीं कि 2 साल बाद प्लान बनाऊंगा, 10 साल बाद करूंगा, नहीं, इतना समय नहीं है। मैं हमेशा एक क्लाइमेट क्लॉक लोगों को बताता हूँ। क्लाइमेट क्लॉक क्या बोलती है कि कितना समय हमारे पास बाकी है जब धरती का तापमान नॉर्मल से 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड पे टच हो जाएगा। और उस क्लाइमेट क्लॉक के हिसाब से आज की तारीख में करीब आज के दिन की तारीख में 7 साल और 38 दिन 17 घंटे 2 मिनट और 58 सेकंड बाकी। इतना ही समय बाकी। तो ड्रास्टिक और इमीडिएट चेंज नहीं किया तो सिर्फ मन को अच्छा लगेगा, क्लाइमेट को कुछ भी नहीं फर्क पड़ेगा। तो इसलिए 100% बिजली का कनेक्शन छोड़ के सोलर पे जाने की जरूरत है। अच्छा, ये तुम्हारी चॉइस नहीं है कि मैं करूंगा, देखूंगा, पैसे होंगे, सस्ता होंगे तो करूंगा, नहीं। यदि मनुष्य जीवन के अस्तित्व को बचा के रखना है, और मैं आज के रेडियो के माध्यम से आपको कहना चाहता हूँ, और मैं लोगों को ये बोलता हूँ कि आप इसको पत्थर पे लिख लीजिए कि कभी प्रोफेसर सोलंकी ने कहा था, यदि मनुष्य जीवन के अस्तित्व को बचा के रखना है तो आपको ये करना ही पड़ेगा। देयर इज नो चॉइस अवेलेबल। बिल्कुल। साथ में जब आप कह रहे थे तो मुझे जो मेरे घर का ही डिस्कशन है वो याद आ रहा था, जब हम सोलर पैनल लगवा रहे थे घर पे, मेरे घर पे लगे हुए हैं गाँव में। बिल्कुल। लेकिन वहाँ पे डिस्कशन आता है कि इससे आपकी लाइट पंखा चल जाएगा और बस बाकी जो घर के जो सामान है उसके लिए आपको इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम उस कैपेबिलिटी तक कब पहुँचेंगे कि जो हमारी नीड है उसको सोलर फुलफिल कर दे? वेल, सोलर के प्रति
लोगों की बहुत सारी गलतफहमियां, एक नहीं बहुत सारी। जी जी पहली जैसे कि आपको लगा सिर्फ लाइट पंखा चल सकता बिल्कुल। है ना, वे सोलर इतनी सुंदर टेक्नोलॉजी है कि जी। और कोई टेक्नोलॉजी नहीं हो सकती। पहली बात, हम हमारा कैलकुलेटर सोलर से चला सकते हैं, है ना। बिल्कुल क्या ऐसी और कोई टेक्नोलॉजी है कि जो कैलकुलेटर को चला दे? फॉर एग्जांपल, क्या कोयले का पावर प्लांट सोलर अपने कैलकुलेटर में लगा सकते हैं कि उसमें रोज कोयला डालेंगे तब कैलकुलेटर चलेगा? नहीं नहीं क्या हम न्यूक्लियर पावर प्लांट हर घर में लगा सकते हैं? नहीं। क्या हर घर से नदी जाती है तो हम सोलर हाइड्रो पावर प्लांट नहीं लगा? सोलर एकमात्र ऐसी टेक्नोलॉजी, छोटी से छोटी पावर, और आपने सुना होगा 100 मेगावाट का पावर प्लांट सोलर का, 500 मेगावाट। ये जब 1000 मेगावाट के पावर प्लांट चल सकते हैं तो 2-4 किलोवाट कौन सी बड़ी बात है? करेक्ट। ये तो हमारी गलतफहमी है। जी आप मेरी बस में देखो, मैं सोलर की बस है, उसमें मेरा लाइट पंखा, खाना बनाना, कूलर, एसी, ये सब सोलर से चलता है। जी और बस में जो कि चलती फिरती है, जो कि खुद ही छोटी है, तो घरों में तो आराम से कर सकते हैं। ये गलतफहमी है कि हम सोलर से हर चीज नहीं चला सकते। जी जब सैटेलाइट चला सकते हैं, बिल्कुल जब हम 500 मेगावाट का प्लांट चला सकते हैं, तो ये सामान चलाना बहुत छोटी बात है। जी। हम उतना एक्सप्लोर भी नहीं करते हैं, उतना एक्सप्लोर नहीं करते, हम सुनी सुनाई पे यकीन करके मान हाँ, लेते हैं कि ऐसा ये ही नहीं होता चले, है। बिल्कुल। जी बिल्कुल, ये तो एकदम सही बात है। और अभी एक और बड़ा चेंज है जिसे इंडिया ही लीड कर रहा है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस बना हुआ है जिसमें जितने भी इक्वेटर बेल्ट के कंट्रीज हैं वो एकजुट हो रहे हैं और वो सोलर एनर्जी पे शिफ्ट करना चाह रहे हैं। ये कितना बड़ा शिफ्ट है? वेल, ये सबसे एक तो मैं हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी जब से आए हैं, उन्होंने जो पहला टारगेट था देश का वो 20 गीगावाट का, तो उन्होंने उसको 5 गुना बढ़ा दिया, 100 गीगावाट के। और उस समय हम सबको बहुत आश्चर्य होता है कैसे करेंगे, परंतु ये बहुत अच्छी बात है, उनका विजन है कि उन्होंने किया। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का जो हेडक्वार्टर इंडिया में बनाया, ये भी बहुत अच्छी बात है। बड़े बड़े लेवल पे हमारे टारगेट भी अचीव हो रहे हैं, ये भी बहुत अच्छी बात है। परंतु मुझे ऐसा लगता है कि सोलर एनर्जी का उपयोग करने का तरीका अलग होना चाहिए। देखो, हाथी और हिरण है ना, हाथी को हाथी का काम देना चाहिए, तगड़ा मेहनत का काम। हिरण को क्या काम देना चाहिए? फ्लेक्सिबल होने का काम, जो फ्लेक्सिबिलिटी लगती है। कोल पावर प्लांट हाथी जैसा है, न्यूक्लियर पावर प्लांट हाथी जैसा, उसको बड़ा बड़ा एक जगह लगा दो, क्योंकि हर जगह नहीं कर सकते। परंतु सोलर ऊर्जा तो हर छत पे जाती है, तो क्यों ना हम अपने हर जगह प्लांट लगाएं, क्यों एक बड़ा प्लांट लगाएंगे? तो ये मुझे लगता है कि ये पॉलिसी ठीक से हम उसका उपयोग नहीं करते हैं। तो हम जिस तरह से सोलर एनर्जी को देश में प्रमोट करते हैं बड़े बड़े पावर प्लांट लगा के, वो गुड है परंतु ग्रेट नहीं है। और मैं चाहूँगा कि प्रधानमंत्री जी और जितने भी मुख्यमंत्री हैं अपने देश में, ये बात को ध्यान से सुने और समझे कि सिर्फ बिजली पैदा करना हमारा टारगेट नहीं है, रोजगार पैदा करना भी हमारा टारगेट है। जब हम लोकल लेवल पे स्वावलंबन होंगे सोलर ऊर्जा में, तो मैं गारंटी करता हूँ बहुत सारे रोजगार पैदा होगा। जब लोकल लेवल पे स्वावलंबन होंगे तो देश ऑटोमेटिकली स्वावलंबी बनेगा। और इस बार 15 अगस्त के जो भाषण है प्रधानमंत्री जी ने कहा था, उन्होंने अपने सुनाओ कभी की, उन्होंने कहा था आत्मनिर्भर भारत तो होना चाहिए, परंतु आत्मनिर्भर भारत तभी हो सकता है जब वो ऊर्जा में आत्मनिर्भर हो। और ऊर्जा में आत्मनिर्भर होने का सबसे बढ़िया तरीका है हर व्यक्ति आत्मनिर्भर बने, है ना। ऐसा कहते हैं गायत्री में, परिवार में, कि हम सुधरे तो जग सुधरेगा। मैं आत्मनिर्भर बनूंगा तो देश आत्मनिर्भर बनेगा, देश आत्मनिर्भर बनूंगा तो विश्व आत्मनिर्भर बनेगा एनर्जी के क्षेत्र में। और जब तक ये जो दुष्परिणाम, ये जो क्लाइमेट चेंज है, ये जो पॉल्यूशन है, जो नदियां पानी खराब है, इसका मेन कारण है एनर्जी का उपयोग। कौन सी? गलत वाली, काली एनर्जी में बोलता हूँ। कौन सी? कोयला, पेट्रोल, डीजल जी। तो मैं हमेशा उदाहरण देता हूँ कि जो गीता का श्लोक है एकदम आज पूरी तरह से फिट बैठता है। गीता में क्या लिखा है? यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। जब भी विश्व में, देश में अधर्म बढ़ता है तो भगवान को धर्म की स्थापना करने के लिए आना पड़ता है। तो अधर्म किसको बोलते हैं? जो बुरी एनर्जी होती है ना, दुष्ट लोग, जो वो बुरी एनर्जी। तो आज जो दुनिया भर में बुरी एनर्जी का साया है, बुरी एनर्जी कौन सी? कोयला, पेट्रोल, डीजल, क्रूड ऑयल। 80 to 85% एनर्जी विश्व की इससे आती है। तो बुरी एनर्जी का साया है, तो ये तो अधर्म बढ़ गया है दुनिया में, इसलिए तो पॉल्यूशन हो गया, इसलिए तो क्लाइमेट चेंज हो गया। तो फिर ऐसा ठीक कैसे होगा? धर्म की स्थापना करना पड़ेगी। तो धर्म किसको बोलते हैं? जो पॉजिटिव एनर्जी हो, क्लीन एनर्जी हो, जो सही हो, वही तो धर्म है। और सही क्या है? सोलर एनर्जी, क्योंकि सोलर एनर्जी तो हमारे अस्तित्व का कारण है। तो जिस दिन हम सच में धर्म पे आ जाएंगे, जिस दिन हम सच में हमारे अस्तित्व के केंद्र पर आ जाएंगे, सोलर एनर्जी पर आ जाएंगे, उस दिन मुझे लगता है कि विश्व की एक समस्या नहीं, सारी समस्या हल हो जाएगी। इसलिए मैं फिर से प्रधानमंत्री जी से आह्वान करना चाहूंगा
कि सोलर एनर्जी का उपयोग करने का तरीका बड़े बड़े पावर प्लांट नहीं है, सही और पावरफुल तरीका है छोटे छोटे लेवल पे, लोकल लेवल पे स्वराज लाना। तब जाके हम बहुत बड़े स्पीड से आत्मनिर्भरता ला पाएंगे, तब जाके रोजगार ला पाएंगे, तब जाके महिलाओं को, मैंने जो प्रोजेक्ट किया था सोलर लैम्प का, 10,000 महिलाओं को रोजगार दिया था और उन्होंने पैसे कमाए थे। तब जाके हम देश को आत्मनिर्भर बना पाएंगे, तब जाके हम देश की विदेशी मुद्रा बचा पाएंगे, और तब जाके हम पर्यावरण को भी बचा पाएंगे। और पर्यावरण को बचा पाने का मतलब है मनुष्य जीवन के अस्तित्व को बचा पाएंगे। आज जो पर्यावरण जो बिगड़ा है, ये सिर्फ टेम्परेचर बदल गया और सीजन बदल गया, ये नहीं है, ये जीवन के अस्तित्व पे ही बड़ा प्रश्न चिन्ह है जी। तो ये बहुत बड़ी समस्या है। और हम शुरू से ही उल्टे चले हैं, क्योंकि जो चीज हमें दिखाई देती है प्रत्यक्ष, हम पहले वहां अप्रोच करते हैं, लेकिन एनर्जी के मामले में जो नहीं दिख रहा था, ऑयल कोल, हम एक्सप्लोर करते रहे। सूरज जो दिख रहा था उसको हमने नेग्लेक्ट किया, और उसको लेकर हम अब इतने आगे बढ़ गए। क्या हम इतने आगे बढ़ गए कि लौटना मुश्किल है? ये बड़ा कठिन प्रश्न किया है आपने और इसका मैं सही जवाब देना भी नहीं चाहता। वेल आई मीन, जो मैंने घड़ी बताई ये बताती है 7 साल और 38 दिन बाकी है। बिल्कुल। और जो हमारे आंकड़े हैं वो ये बताते हैं कि क्लाइमेट चेंज एक्सेलरेट हो रहा है। जी। जितना हम अनुमान लगाते थे जी। उससे ज्यादा दुष्प्रभाव हो रहा है। जी। तो हम बहुत जल्दी ये, अच्छा ये जो 1.5 डिग्री वाला जो टेम्परेचर है, यहाँ से क्लाइमेट का जो चेंज है इरिवर्सिबल होना चालू होगा। इरिवर्सिबल मतलब अपरिवर्तनीय है ना उसको। तो ऐसा, ये इतनी बड़ी धरती है, इतना कॉम्प्लेक्स इकोसिस्टम है, पूरा इकोसिस्टम एक साथ अपरिवर्तनीय नहीं होगा। तो 1.5 डिग्री पे चालू होगा, 2 डिग्री सेंटीग्रेड पे पूरा क्लाइमेट अपरिवर्तनीय हो जाएगा। इसका मतलब क्या? इसका मतलब है कि उसके बाद पूरे दुनिया के लोग साधु संत बन जाए और सिर्फ एक लंगोट पहन के ही रहना पसंद करें, तो भी क्लाइमेट चेंज को रिवर्स नहीं कर पाएंगे। तो ये बहुत कम समय बाकी है और रिवर्स नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब क्या? कि ज्यादा आंधी, ज्यादा तूफान, ज्यादा बाढ़, ज्यादा जंगलों में आग लगना, ज्यादा बीमारी का फैलना, ज्यादा समुद्र का लेवल बढ़ना, ये आम हो जाएगा। तो मैं वही लोगों को बोलता हूँ कि ये लक्ष्मण रेखा है, ये क्रॉस हो गए तो वापस नहीं आ सकती। तो 1.5 डिग्री पे क्या होने वाला है? मैं लोगों को बोलता ऐसा नहीं कि अचानक प्रलय होगा और सब लोग मर जाएंगे, नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। चिंता मत करो, इतनी आसान मौत मिलने वाली नहीं है। इतनी आसान मौत नहीं मिलेगी, है ना? कैसे मिलेगी? नेचर हमको कैसे मारेगा? मैं बोलता हूँ, देखो एक मूवी में जो विलेन होता है ना, खतरनाक विलेन, वो हीरो को कैसे मारता है? तड़पा तड़पा के। तो ये नेचर तुमको कैसे मारने वाली है? तड़पा तड़पा के। इसका मतलब है जब क्लाइमेट चेंज इरिवर्सिबिलिटी पे जाएगा तो हमको ज्यादा गर्मी, जैसे अभी गर्मी झेली ना, कितने लोग परेशान होते हैं, बाढ़ झेली कितने लोग परेशान होते हैं, जंगलों में आग लग रही कितने लोग पर, अच्छा सिर्फ परेशान नहीं होते हैं, मरते हैं। आज हजारों संख्या में लोग क्लाइमेट चेंज के कारण जो होता है उसमें मरते हैं। तो ये सच में बहुत सीरियस मामला है। मतलब मैं कैसे समझाऊं आपके दर्शकों को कितना सीरियस है ये अस्तित्व की लड़ाई। में बार बार बोलता हूँ कि अस्तित्व की लड़ाई। तो जो आपने पूछा कि अच्छा क्या हम उस पॉइंट पे पहुंच चुके हैं जहाँ पे आना मुश्किल है, ये बहुत मतलब बहुत क्लोज है उसके, बहुत क्लोज है। और इसलिए मैं बोलता हूँ कि हम जितने हमारे बच्चों के लिए धन संपत्ति इकट्ठी करते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, कुछ काम नहीं आने वाला है, नोट कर लो। तो कि आपके बच्चे सिर्फ इंश्योरेंस ही कराते रह जाएंगे। यदि आपके बच्चों के लिए कुछ करना है तो उनको जीने लायक छोड़ दो। अच्छा जीने के लिए क्या चाहिए? शुद्ध हवा चाहिए, शुद्ध पानी चाहिए, शुद्ध खाना चाहिए, बस। मैं गारंटी करता हूँ कि हमारे बच्चे हमसे ज्यादा होशियार हैं, हमसे ज्यादा स्मार्ट है। उनको यदि जीने लायक छोड़ दिया तो खुद ही जी लेंगे। तुम्हारे ये सब करने की जरूरत नहीं, तामझाम करने की कि ये कर दो वो कर दो, इतनी संपत्ति कर दो, 2 फ्लैट इकट्ठे कर दो, नहीं, बिल्कुल जरूरत नहीं। सिर्फ जीने लायक छोड़ दो। क्योंकि अच्छा मैं ये भी बोलता हूँ पेरेंट्स को कि ना आज से बच्चों को आई लव यू बोलना बंद कर देना, जो भी मुझे सुन रहे हो। क्यों बंद कर देना? क्योंकि तुमने तो जीवन का आधार ही छीन लिया। अच्छा आज के 30-40 साल पहले हम लोग किसी भी नदी में जाके डुबकी लगा सकते थे, कहीं से भी जाके पानी पी सकते थे, हम जो खाना खाते थे केमिकल फ्री होता है। आज कोई पेरेंट्स अपने बच्चों को गारंटी कर सकता है? नहीं। तो हमने हमारे बच्चों का जीने का आधार ही छीन लिया। तो फिर काहे का आई लव यू? ये क्या आई लव यू बोलते हो? खुद नकली है, गलत है, प्लीज मत बोलो। अच्छा बोलना है तो 3 चीजों की गारंटी कर दो तो बोल लो। शुद्ध जिस दिन पानी दे दो, हवा दे दो, खाना दे दो, उस दिन आई लव यू बोल देना। करेक्ट, बिल्कुल सही। और आप चूंकि
चेतना को वहाँ से भी आप इंस्पायर कर रहे हैं, सीबीएसई और एआईसीटीई के साथ भी आप जुड़े हुए हैं, सोलर कैरिकुलम पे आप काम कर रहे हैं। क्या मैसेज दे रहे हैं कि चूंकि अल्टीमेटली क्या मैसेज यही है कि देखो हम बड़े तो गए बिगड़, अब ये धरती तुम्हें ही संभालनी है, कुछ यही मैसेज है? वेल आई मीन ये तो सच है। मतलब हमेशा लोगों को बोलता हूँ, जब भी बच्चों से इंटरेक्शन करता हूँ तो मैं यही बोलता हूँ कि देखो हम सब बड़े लोग 30-40 साल के और मेहमान हैं, है ना। जी। और मैं एक्चुअली बोलता हूँ कि ये जो तुम्हारे टीचर दिख रहे हैं ना 30-40 साल में मरने वाले हैं। एक्चुअली बोलना अच्छा नहीं लगता, पर वो फैक्ट तो वही जी, जी, है। बिल्कुल। तो आप ही पीछे रहने वाले हो। और अच्छा सिर्फ इसलिए नहीं, पर बच्चे ज़्यादा समझते हैं, इस मामले में ज़्यादा सेंसिटिव हैं। और ये बात भी सच है कि उनको ही ज़्यादा तकलीफ़ें झेलना है। तो मुझे लगता है कि ये ऑलराउंड प्रयास होना चाहिए। हमें पॉलिसी मेकर्स को भी समझाना है, पेरेंट्स को भी समझाना है, इंडस्ट्री को भी समझाना है और बच्चों को भी समझाना है कि वो आज से यदि हमारा जीवन सोलर पे चलाने लगे, मतलब उनके लिए सोलर आम बात हो जाए। जी, जी। और मेरा सपना यही है कि जिस दिन सोलर पैनल किराने की दुकान पे मिलने लगे, समझ लो उस दिन काम हो गया। भाई आपको क्या घर में लाइट चाहिए, चलो किराने की दुकान पे जाके चाय पत्ती ये सब खरीदते हैं, चलो जाके सोलर लेके उठा के ले आए, 10 मिनट में लगा लिया। जी, जी। जब ऐसा होने लगे तो सोलर आम बात हो जाएगी। मेरे ख्याल से हम बच्चों को आज से ऐसा ढाल सकते हैं कि उनके लिए आम बात हो जाए। जी, बिल्कुल, ये आम बात बहुत खास होगी बहुत सारे मायनों में। और जिस रेवोल्यूशन को आप लीड कर रहे हैं, एक और चीज़ जो हम एज ए मीडिया हाउस भी ये गलती करते हैं कि अगर आपको कुछ भी निगेटिव जो दुनिया में चल रहा है वो तो आप चुटकियों में हासिल कर सकते हैं, जो अच्छा चल रहा है उसके लिए बड़ी मशक्कत करनी पड़ती है, रिसर्च करना पड़ता है। तो आपके इतने अच्छे प्रयास हैं, वो अगर कोई जानना चाहे क्या जरिया है, आपसे जुड़ना चाहे क्या जरिया है, आपकी इस मुहिम का हिस्सा बनना चाहे, कैसे बन सकते हैं? वेल यदि मेरी मुहिम का हिस्सा बनना है तो बहुत अच्छी बात है। सबसे पहले मुझे बिल्कुल कांटेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है जी। सबसे बढ़िया तरीका है आप आत्मनिर्भर बन जाओ एनर्जी के क्षेत्र में। आप बिजली कनेक्शन छोड़ दो, मेरा काम हो गया। आप बिजली कनेक्शन करके सोलर अपना लो। अच्छा, बिजली कनेक्शन छोड़ने के पहले 3 स्टेप में करना है ना। मैंने 3 स्टेप बना के रखा। पहला क्या, एनर्जी की जरूरत को अवॉइड करना सीखो, उपयोग ही मत करो। सोलर को भी मत उपयोग करो। मैं ये बोलता हूँ, मैं सोलर का प्रोफेसर हूँ, ब्रांड एम्बेसडर हूँ, मेरा काम है सोलर को प्रमोट करना। पर मेरा पहला नियम क्या है, सोलर ऊर्जा का उपयोग भी मत करो। अच्छा, लोगों को समझ आश्चर्य लगता है कि अरे मैं कैसे बोल रहा हूँ। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि दुनिया में कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है जो हम मैन्युफैक्चर करें और साइड इफेक्ट ना हो। बिल्कुल नहीं। आप ब्रश करते हैं, उसका भी इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट होता है। सोलर पैनल को बनाना, उसके लिए मॉड्यूल बनाना, कांच बनाना, उसको खड़ा करने के लिए स्ट्रक्चर बनाना, केबल बनाना, फिर उसके लिए इलेक्ट्रॉनिक्स बनाना, सब में एनर्जी लगती है ना। अच्छा, माइनिंग करना पड़ता है। अच्छा, एंड ऑफ द लाइफ फिर रिसाइकिल करना पड़ेगा, फिर केमिकल लगेंगे। तो पर्यावरण पे प्रभाव कोयले की तुलना में कम होगा, पर जीरो तो नहीं होगा। इसलिए सबसे बढ़िया काम दुनिया में क्या है, कुछ मत करो। मैं लोगों को बोलता हूँ कुछ कर करके तो हमने इतना सत्यानाश किया है। राइट। दुनिया का सबसे बड़ा काम है कुछ मत करो, एनर्जी का उपयोग ही मत करो, सोलर ऊर्जा का भी मत करो। तो क्या मत करो, तो मैंने अपने घर पे खुद देखना चालू किया कि अच्छा कैसे अवॉइड कर सकते हैं। तो मुझे लगा कि यार फ्रिज को अवॉइड कर सकते हैं, क्या बिना फ्रिज के रहा जा सकता। मुझे लगा हाँ, क्योंकि दूध जो सबसे पेरिशेबल आइटम है, 2 बार गर्म कर लो खराब नहीं होता। सब्जी भाजी डॉक्टर लोग चिल्ला चिल्ला के थक जाते, भाई फ्रेश खाओ फ्रेश खाओ। और हम शहर के समझदार लोग 1 हफ्ते की इकट्ठी करते हैं, भर देते हैं, और एक हफ्ते तक जब तक बासी नहीं होती उसको खाते नहीं है। जी बिल्कुल। खाना ठंडा करके गर्म करके खाने से उसकी तामसिक एनर्जी बढ़ जाती है, वो ठीक नहीं है स्वास्थ्य के लिए। तो बिना फ्रिज के रहना चाहिए। मैं लोगों को बोलता हूँ, देखो भगवान कृष्ण को दूध दही माखन कितना पसंद था। हमने भगवान कृष्ण के इतने पोस्टर देखे, किसी पोस्टर के बैकग्राउंड में सदियों से लोग बिना फ्रिज के रहते थे, तुमको क्यों चाहिए। तो मैं बोलता हूँ अभी अभी तो हम बिगड़े हैं, 25-30 सालों से तो बिगड़े। हमको फ्रिज चाहिए, कूलर चाहिए, एसी चाहिए। नहीं, अवॉइड करो, मत करो, क्योंकि वही सबसे बेस्ट काम है। तो मेरे घर में फ्रिज नहीं है, गीजर नहीं। क्यों? अच्छा, एक और कारण है फ्रिज और गीजर का उपयोग नहीं करना चाहिए एसी का। क्यों? क्योंकि एक दिन फ्रिज का उपयोग किया, या एक बार गर्म पानी से नहाए, या 1 घंटे एसी का उपयोग किया, तो 1 यूनिट बिजली लगती है। और इस 1 यूनिट बिजली के कारण, क्योंकि अधिकतर बिजली हमारे यहाँ कोयले से आती है, 1 यूनिट बिजली के कारण 1 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है। 1 किलोग्राम। और ये 1 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड जब वातावरण में जाता है तो 300 साल एवरेज लाइफ है। इसका मतलब 300 साल तक वो गर्मी पैदा करने का काम करेगा। तो तुम्हारा 1
दिन का फ्रिज का वापरने का जो कंफर्ट है, जो सुख है, वो किसी के लिए 300 साल का दुख बनने वाला है। तुम्हारा एक बार गर्म पानी से नहाने का जो सुख है, किसी के लिए 300 साल का दुख बनने वाला है। तुम्हारा 1 घंटे का एसी का सुख है, किसी के लिए 300 साल का दुख बनने वाला है। तो ये किसी अपराध से कम नहीं है जो हम करते हैं। तो सबसे पहला नियम, अवॉइड करो, उपयोगी मत करो। तो मेरे घर पे न फ्रिज है, न गीजर है, न एसी, न माइक्रोवेव। और ऐसा भी नहीं कि मैं गरीब आदमी हूँ, मैं आईआईटी का प्रोफेसर हूँ, खरीद सकता हूँ। अच्छा, उससे भी खास बात है, ऐसा भी नहीं कि मैं दुखी आदमी हूँ कि हे भगवान घर में फ्रिज नहीं कैसे रहूँ, घर में एसी नहीं कैसे रहूँ। उससे भी खास बात मैं लोगों को बोलता हूँ कि ऐसा भी नहीं है कि 20 साल हो गए मुझे, अभी तक तलाक भी नहीं मिला है। कहने का मतलब है कि लोग भी जो मुझे सुन रहे हो, यदि ये सब चीजों का उपयोग बंद कर देंगे तो कुछ नहीं होगा, बल्कि तुम्हारे बच्चे खुश होंगे। तो अवॉइड करो, 1/3 जरूरतों को अवॉइड कर दो। अवॉइड नहीं कर सकते तो मिनिमाइज करो। कम एनर्जी में चलने वाले उपकरण का उपयोग करो, जैसे कि एलईडी का उपयोग करो। पंखे जो नॉर्मल आते हैं उसको छोड़ के BLDC पंखे आते हैं, BLDC जो आधी से कम एनर्जी में चलते हैं, उसका उपयोग करो। और क्या करना चाहिए, फ्रिज का उपयोग करना नहीं चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। अवॉइड नहीं कर सकते तो मिनिमाइज करो। मतलब क्या, 3 दरवाजे 4 दरवाजे वाला फ्रिज मत लो। आजकल लोग फ्रिज को ही कमरा बनाने पे तुले रहते हैं, इतना बड़ा बड़ा फ्रिज लेते हैं। और ऊपर से क्या करते हैं, फ्रिज में अचार रख के खाते हैं। मुझे लगता है दुनिया का सबसे बड़ा पाप फ्रिज में अचार रख के खाना है। जी बिल्कुल। तो वो मत करो। एसी का उपयोग करना नहीं चाहिए, करना ही पड़े तो छोटे कमरे को ठंडा करो। इतना बड़ा बेडरूम बनाएंगे, फिर छत को ठंडा करेंगे, दीवारों को करेंगे, फ्लोर को करेंगे, और फिर शरीर को करेंगे, कितना दुरुपयोग। तो मिनिमाइज करो, एफिशिएंट तरीके से करो। 5 स्टार रेटेड अप्लायंस का उपयोग करो। मिनिमाइज भी नहीं कर सकते, अवॉइड करो, मिनिमाइज करो। मिनिमाइज भी नहीं कर सकते तो सिर्फ आखिरी में 1/3 जनरेट करो। 1/3 जनरेट करना चाहिए, 1/3 अवॉइड करो, 1/3 मिनिमाइज करो, 1/3 जनरेट करो सोलर से लोकल अपनी छत पे। तब जाके आप सही मायने में सस्टेनेबल हो। और ये AMG नियम है। A मीन्स अवॉइड, M मीन्स मिनिमाइज, और G मीन्स जनरेट, AMG। और AMG नियम का पालन नहीं किया तो हमको बोलना पड़ेगा OMG, ओ माय गॉड, सोलर एनर्जी बहुत महंगी है, ओ माय गॉड, छत पे जगह नहीं है, पॉलिसी नहीं, सब्सिडी नहीं। और जो व्यक्ति AMG नियम का पालन करेगा, उसको ना सरकार की जरूरत है, ना कनेक्शन की जरूरत है, वो कभी भी आत्मनिर्भर गर्व के साथ हो सकता है। और जो लोग मुझसे जुड़ना चाहते हैं, वो सिर्फ अपने आप को सोलर में 100% ले जाएं और गर्व से कहें कि मेरे यहाँ बिजली कनेक्शन नहीं है। गर्व से कहें कि मैं पॉल्यूशन का हिस्सेदार नहीं हूँ, मैं सॉल्यूशन का हिस्सेदार हूँ। गर्व से कहें कि मेरे कारण कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन नहीं होता। गर्व से कहें कि मैं कम एनर्जी का उपयोग करता हूँ, मैं कपड़ों पे प्रेस नहीं करता, मैं ये नहीं करता, मैं वो नहीं करता। कुछ नहीं करें, ये सीखें। कुछ करने से तो हमने बहुत सीखा जीवन में। और मैं हमेशा लोगों को ये बोलता हूँ कि कुछ करना तो हम सीखें, असली जो इंटेलिजेंस है जीवन में, कैसे कुछ नहीं करके हमारा जीवन चला सकें, वो बड़ा काम है। कैसे कुछ ना करें वो सीखे, उसमें इंटेलिजेंस है, उसमें इनोवेशन लगाएं, उसमें अपना दिमाग और बुद्धि लगाएं, कैसे कुछ नहीं करके जीवन चलाएं। बिल्कुल। और आप तो अपनी यात्रा में अलग अलग जगहों पे जाते हैं, छत्तीसगढ़ आप आए हुए हैं। छत्तीसगढ़ एनर्जी सरप्लस स्टेट है, लेकिन वो उसी आपकी काली एनर्जी में है। यहाँ पर भी लेकिन एक एफर्ट ये किया गया है कि सोलर एनर्जी से हम जुड़े रहें। तो यहाँ पे एक अक्षय ऊर्जा पार्क है जहाँ पे कम्प्लीटली आपको सोलर एनर्जी से ही चीज़ें मिलेंगी। बिल्कुल। यहाँ के जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, रिमोट एरियाज में आप जाएंगे तो वो सोलर लिट हैं। तो इस तरीके की कोशिशें कि जब आपके पास एनर्जी है सफिशिएंट, स्टिल आप अभी से स्विच कर रहे हैं सोलर्स पे और उन एरियाज में कर रहे हैं जो पब्लिक प्रॉपर्टीज हैं और रिमोट एरियाज में हैं। ये कितना ज़रूरी है और कितना मोटिवेट करता है? मेरे ख्याल से सबसे पहले तो बहुत ज़रूरी है और ये करना ही चाहिए, सरकारों को सभी दूर करना चाहिए, परंतु ये बहुत छोटा सा है, मतलब ये 0.1% है। जी। तो मुझे लगता है कि सरकार को क्या करना चाहिए। मैं मध्य प्रदेश का ब्रांड एम्बेसडर हूँ और मुझे ये लगा कि सोलर ऊर्जा का उपयोग करने के पहले लोगों को ऊर्जा में साक्षर करना चाहिए। राइट। क्योंकि ऊर्जा में साक्षरता नहीं है, निरक्षरता है, तो हमको पता ही नहीं कितनी यूज़ करना। मैंने ये भी चैलेंज किया है कि सरकार, किसी भी राज्य की सरकार इसमें गर्व ना करे कि इस साल हमारे यहाँ पिछले साल से 10% बिजली कंजम्पशन बढ़ गया, मतलब बहुत अच्छा हो गया। नहीं, इस बात में गर्व करे कि इस साल हमारे यहाँ पिछले साल की तुलना में 10% बिजली कंजम्पशन कम हो गया, हम ज़्यादा सेंसिटिव हो गए, हम ज़्यादा मिसयूज को रोक पा रहे हैं, उसमें गर्व करे। तो छत्तीसगढ़ की सरकार भी जरूर ऊर्जा साक्षरता अभियान और ऐसा कुछ चलाएं, मैं उसमें जरूर मदद करना चाहूँगा। एक और काम किया है मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान ने। मैंने उन्हें सजेस्ट किया था कि देखो, बिजली पैदा करना तो अच्छी बात है, पर
अवॉइड करना और मिनिमाइज करना उससे भी अच्छी बात जी है ना। हम बोलते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, Cure, है ना। इलाज तो ठीक है, जी पर बीमारी ना हो उससे भी अच्छी बात है। करेक्ट तो कम से कम एनर्जी हो, जी वो ज्यादा जरूरी है। तो हम जनरेट बाद में करेंगे, सोलर पे बाद में जाएंगे, परंतु बचा कहाँ सकते वो देखें। तो एक लेटर सबको गया है, सारे सरकारी ऑफिसरों को या संस्थाओं को, कि अपने बिजली का बिल 10% कम करें। अच्छा ये एक चैलेंज हो जाए। हम्म। और आप रेडियो एफएम के माध्यम से सबको क्यों ना चैलेंज करें, जी। हर महीने चैलेंज चलाएं। जो अपना बिजली का बिल पिछले से 10% कम करके दिखा दे, 20% कम कर, 30% कम करके दिखा दे, आपका जो 94.3 माई एफएम है और एनर्जी स्वराज फाउंडेशन के साथ मिलके जी हम उनको प्रोत्साहित करें, हम उनको सिल्वर सर्टिफिकेट देंगे जो 10% बिजली कम करेगा, जी जो 20% कम करेगा उसको गोल्ड सर्टिफिकेट देंगे, तो 30% कम करेगा उसको डायमंड सर्टिफिकेट देंगे, वाओ ताकि न करने में ज्यादा मजा है, जी 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 कम करने में ज्यादा मजा है। तो सरकार यहाँ भी ऐसा ही करना चाहिए। जनरेट करना तो ठीक है, पर जनरेट करने के हमेशा साइड इफेक्ट होते हैं, राइट नहीं कैसे करे वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। तो ये मंत्रा जो आपका है कि कुछ ना करें, हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे लोग इससे इंस्पायर होंगे जो आपको सुनेंगे। इसकी एक और एनालॉजी देता जी हूँ, पता है जी जीवन में सबसे ज्यादा आनंद किस में आता है पता है? गहरे ध्यान करने में, है ना, हाँ डीप मेडिटेशन में। राइट उसमें सबसे ज्यादा आनंद आता है, जिन्होंने किया उनको पता है। और मेडिटेशन में क्या करते हैं? कुछ नहीं करते हैं। तो बिल्कुल इसलिए जीवन में सबसे मजा क्या है? कुछ नहीं करने में। बिल्कुल क्योंकि कुछ कर करके हम बहुत गड़बड़ करते हैं, राइट माइंड को इधर उधर बहलाते हैं, यहाँ जाते हैं वहां जाते हैं, तो कुछ नहीं करने में बहुत मजा है। जी बिल्कुल। और ऐसी बहुत सारी आपने कोशिशों को बहुत मज़ेदार तरीके से एनर्जी स्वराज का एक मिशन बना दिया है जिसमें बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं। आप यात्रा में हैं सतत, और यात्रा में जब आप होते हैं तो फिटनेस बहुत ज़रूरी हो जाती है। उसका क्या मंत्र होता है, कैसा रूटीन रहता है आपका? वेल जैसे मैंने कहा था, मैं फॉर्चुनेट हूँ कि मैं आर्ट ऑफ लिविंग से जुड़ा, और हमारे गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी के जो ट्रेनिंग्स हैं वो बहुत पावरफुल हैं। जी वो जो सुदर्शन क्रिया है वो जो सिखाते हैं, जिसका मैं भी टीचर हूँ, जी हैप्पीनेस प्रोग्राम एक है हमारे आर्ट ऑफ लिविंग का। वो जो हैप्पीनेस के टूल्स और टेक्निक्स है ना, हमें हर चीज़ के टूल्स और टेक्निक्स होते हैं, खुश रहने के क्या टूल्स और टेक्निक्स होते हैं वो मैं सिखाता हूँ। और चूंकि मैं सिखाता हूँ तो मैं खुद भी कर सकता हूँ। और जब भी मुझे मौका मिलता है, मतलब एक अच्छी बात ये नहीं है कि मैं रेगुलर नहीं कर पाता, क्योंकि कभी यात्रा में सुबह रात को लेट हो गए, परंतु फिर भी कोशिश होती है कि अपने योग से और ध्यान से, प्राणायाम से और ठीक ठाक खाने पीने से अपने आप को फिट रखूं। तो अभी तक तो गाड़ी बढ़िया चल रही है, फिर देखते हैं। बिल्कुल। और बहुत इंस्पायरिंग आपसे ये मुलाकात रही। हमेशा से एनर्जी के बारे में हमने सिंस स्कूल डेज ऐसे लिखते आ रहे हैं और वहाँ से कहते आ रहे हैं कि पर्यावरण बचाओ, हर बार स्लोगन, और हम प्लेकार्ड लेके एनवायरनमेंट डे मनाते हैं, खूब सारे वृक्षारोपण के कार्यक्रम करते हैं, लेकिन रियल कोर में क्या करना चाहिए ये चेतना चेतन जी आपसे मिलके बहुत क्लियर हुई है। और आपका ये मिशन है उसमें ज़रूर हम और हमारे सारे लिसनर शामिल होंगे। बिल्कुल, मैं हमेशा यही बोलता हूँ कि पर्यावरण पहले किसने बिगाड़ा, पहले ये देखो। जी तो चूंकि हर व्यक्ति ये सब सामान को उपयोग करता था, हर व्यक्ति बिगाड़ता है, तो ठीक किसको करना चाहिए? हर व्यक्ति को। तो जो आप जो प्ले कार्ड लेके आइंदा से कोई भी खड़ा हो, तो इसको पहले बताना है कि पर्यावरण बचाओ। दूसरों को समझा रहे हो कि खुद को समझा रहे हो? किसको समझा रहे हैं? राइट, समझा किसको रहे हो जी, भाई? जी, खुद जी। को ही तो सुधारना है, तो दूसरों के बिल्कुल। लिए कहाँ प्ले कार्ड खड़े हो? बिल्कुल। आपने, जैसे मैंने अपनी शर्ट पे लिखा है, हम्म, आई एम एनर्जी लिटरेट, मैं ऊर्जा में साक्षर हूँ। और मैं सबको चैलेंज देना चाहता हूँ कि क्या आप भी ऊर्जा में साक्षर है? मैं गारंटी करता हूँ कि 99% लोग, चाहे जितने भी पढ़े लिखे हो, चाहे कहीं के प्रोफेसर हो या आपके यहाँ के पॉलिसी मेकर हो, मैं गारंटी करता हूँ आप ऊर्जा में साक्षर नहीं है। बिल्कुल। मैं आपको चैलेंज देता हूँ, ये जो मेरा कोर्स है एनर्जी लिटरेसी का, learn.energyswaraj.org पे फ्री में है, आप जरूर इस कोर्स को करें। और मैं सभी दर्शकों को ये गारंटी करता हूँ कि आपके जीवन में बदलाव महसूस करेंगे, कुछ तो हो जाएगा आपको जी। ये कोर्स करेंगे तो। चिंता मत करो, अच्छा ही कुछ होगा। अच्छा ही कुछ होगा। बिल्कुल। तो आप ये चैलेंज स्वीकार करें, अपने आप को एनर्जी लिटरेट जी। करें, और जब आप एनर्जी लिटरेट हो जाए तो मुझे लेटर लिखे या मुझे सोशल मीडिया पे एक प्लेकार्ड के साथ में लिखे कि मैं भी ऊर्जा में साक्षर हूँ। जी जी तब जाके आपने अच्छा काम किया। और दुनिया को मत समझाओ, हम सब इसके जिम्मेदार हैं, और मैं ही जिम्मेदार हूँ, और मुझे ही ठीक करना है। जी और समाज के लिए मत करो, देश के लिए मत करो, सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों के लिए कुछ कर लो। बिल्कुल। और करने के लिए भी आपने बताया कि AMG जो हमारा हाँ, है, वो अवॉइड, नियम का मिनिमाइज एंड जनरेट, उस फार्मूले को हम सब जिंदगी में कोशिश करेंगे। और मैं पहले ये कोर्स करूंगा, आई बिल्कुल। प्रॉमिस।
और उसके बाद प्लीज हमारे आप मुझे listeners को भी बताएं, हाँ, जरूर मैं और आपको आप बताऊंगा। दर्शकों को बताएं कि आप एनर्जी लिटरेट और गर्व से कहो कि बिल्कुल मैं ऊर्जा में साक्षर हूं, ऐसा एक नारा आप चलाएं। बिल्कुल बिल्कुल हम चलाएंगे और कोशिश करते हैं कि जो आपने क्लॉक तो दिखाई दी है विच इज टिकिंग कि हमारे पास 7 साल 38 दिन और अब तो और कम हो और गया कम होगा हो गए वक्त, होंगे। तो उस वक्त का हम सदुपयोग करेंगे और अभी हम उस दहलीज पे हैं जहां से चीजें लौटाई जा सकती हैं। बिल्कुल। तो उस एक दहलीज को क्रॉस करने से पहले एज यू सेड कि लक्ष्मण रेखा को क्रॉस करने से पहले अगर हमारी चेतना जाग जाए, जो कि चेतन सिंह जी कर रहे हैं कोशिश लगातार, तो अच्छा रहेगा। आपके इस एनर्जी स्वराज में हम भी शामिल होंगे। आपने गांधी जी का बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया कि हम जो पर्यावरण के अगेंस्ट हिंसा करते हैं वहाँ पर हमको एनवायरमेंटल अहिंसा का पाठ आपने पढ़ाया। बहुत इंस्पायर हम हुए। बहुत शुक्रिया कि आप इस यात्रा के दौरान बिजी शेड्यूल रहता है आए, बातें की और हमें समझाया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी और 94.3 माय एफएम का भी मुझे यहाँ पे इनवाइट किया, और मुझे भी बहुत आनंद आया आपसे बात करने में। मुझे उम्मीद है कि इस तरह से आपके भी जो सकारात्मक पहलुओं को जो आगे बढ़ाते हैं उससे हम दुनिया को बेटर और ब्यूटीफुल बना पाएंगे हमारे लिए और आने वाले भविष्य के लिए। थैंक यू। थैंक यू।